जय श्री राम दोस्तों। आइए हम शुरू करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस डीएम को। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट का एग्ज़ाम अभी हाल ही में समाप्त हुआ। आप लोगों का पेपर बेहतरीन गया होगा, मुझे मालूम है। आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा। और इसी के साथ मैं अब शुरू करूँगा चैप्टर वाइज साइकोलॉजी और मिडवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास को, जो आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो आज मध्यकालीन इतिहास का मैंने चैप्टर शुरू किया है। तो शुरू कर लेंगे हम, लेकिन इससे पहले एक बात कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट को भी देते रहें। चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज से मध्यकालीन इतिहास भारत को। ठीक है ना। चलिए, तो हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करें, जिसकी शुरुआत होती है अरबों के आक्रमण से। अरब अरब आप देखे होंगे, जो आप कहते नहीं है सऊदी अरब है। क्या है? सऊदी अरब है, जहाँ पे आप लोग जान रहे होंगे अरब के लोग रहते थे। ठीक है ना। तो मूल निवासी मुसलमान जो थे यहीं के थे, और इनका जो आक्रमण है वहीं से शुरुआत होती है मध्यकालीन इतिहास की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अरबों के द्वारा ही भारत पर सर्वाधिक बार आक्रमण हुआ है, और जिसमें प्रमुख रूप से दो नाम आपको याद रखने हैं। एक है महमूद गजनवी और एक है मोहम्मद गौरी। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी का नाम आप लोग बहुत ही बेहतरीन जानते होंगे, बहुत ही मशहूर हैं ये लोग। अरबों के आक्रमण में इनका नाम बहुत ही फेमस हुआ है। महमूद गजनवी की बात करें, इस हालांकि हम सबकी बात करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे देखें महमूद गजनवी, आप जानते हैं सोमनाथ मंदिर पर हमला, सोमनाथ मंदिर, इस पे हमला इसने किया था महमूद गजनवी ने। भारत पर कई बार इसने आक्रमण किया है, 17-18 बार इसने आक्रमण किया था। और अगले हैं, अगला है मोहम्मद गौरी। इसके बारे में आप जानते होंगे कि इसने जो है आक्रमण किया था, किसके साथ युद्ध किया था? तराइन का युद्ध। किसके साथ किया था? आप जानते हैं पृथ्वीराज तृतीय के साथ इसने तराइन का युद्ध किया था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1191 1192 में, आप जान रहे हैं इस तारीख को भी। और यह युद्ध इसने किया था। अगर हम देखें अरबों का आक्रमण जो था वह 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में है। 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि 1200 ईस्वी के बाद 1206 में आप जानते हैं गुलाम वंश की नींव पड़ जाती है, जिसके बाद सल्तनत कालीन भारत की शुरुआत होती है। दिल्ली में सल्तनत कालीन भारत की शुरुआत होती है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि एक दो चीज़ों में बटा था। एक तो आपका बटा था जो है अरबों का आक्रमण के रूप में, और एक चीज़ आप पढ़ेंगे यहाँ पे राजपूत वंश को। राजपूत वंश भी इसी के साथ चला था लगभग 800 से 1200 ईस्वी के, जिसमें आप परमार परमार को पढ़ेंगे, चौहान को, प्रतिहार को, सोलंकी और चंदेल, इन सबको भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये भी हम आपको एक हिसाब से कोर्स बता रहे हैं जो हमें लगभग लगभग इसमें कवर करना। ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे 1200 ईस्वी के बाद 1556 ईस्वी तक, जब तक मुगल वंश नहीं आ जाता तब तक सल्तनत काल चलता है। सल्तनत काल मतलब ऐसा काल था जहाँ पे दिल्ली पे लोगों ने शासन किया था। कई वंशों ने कहाँ शासन किया था? दिल्ली पर। ठीक है ना। जिसमें से आप सभी ने पढ़ा होगा गुलाम वंश। गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सैयद वंश के बारे में, और लास्ट में किसके बारे में पढ़ेंगे? लोधी वंश। तो ये क्रम आप नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। पहले दिल्ली सल्तनत पर कौन कौन आया था? गुलाम वंश आया, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया, सैयद वंश के बाद लोधी वंश। इन सबको हमें डिटेल में पढ़ना है, सबको एक एक को। ठीक है ना। हर एक वंश के एक एक शासक के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी है। ठीक है ना। और इसी सल्तनत काल के साथ आप देखेंगे विजयनगर साम्राज्य भी चला था। विजयनगर साम्राज्य की बात करें, जिसकी राजधानी क्या होती थी? हम्पी। क्या होती थी? हम्पी। इस नगर को आप जानते हैं हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की। हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, और यह सल्तनत काल के साथ ही चला था। 1200 से 1526 ईसा पूर्व लगभग में यह चला था, इसके साथ साथ ही। ठीक है ना। उसके बाद हम पहुँचेंगे देखिए यहाँ पे इन सबसे अंत, और इन सब के अंत में मतलब जो है मुगल वंश की शुरुआत में भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन भी चला था। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, सूफी आंदोलन क्या था, भक्ति आंदोलन क्या था, चिश्ती कौन थे, सारे लोगों को बात पढ़नी पड़ेगी हमें यहाँ पे, और मुगल वंश की पूरी जानकारी हम लेंगे।
खास चैप्टर, इस खास खंड में दो ही चीज़ें हमें ज़्यादा जाननी है, एक तो सल्तनत काल और एक हमें जाननी है मुगल वंश। ठीक है ना, हमें दो ही चीज़ों का ज़्यादा फोकस करना है। तो देखेंगे मुगल वंश की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि मुगल वंश में 6 शासक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। और इन 6 शासकों में जो मुगल वंश की नींव रखने वाला था उसका नाम था बाबर। बाबर को हम देखेंगे 1526 ईस्वी में इसने पानीपत का युद्ध किया था, वो पता ही होगा। इसने पानीपत का प्रथम युद्ध किया था, उसके बाद से मुगल वंश की इसने क्या रखी थी, नींव रखी थी। ठीक है ना। और यहाँ देखेंगे बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं यहाँ का शासक बनता है। हुमायूं और अकबर के बीच में मुगल वंश एक बार थोड़ा सा हटा था, जिसके बीच में कौन आ गया था, शेरशाह, अफगान शासक था। यह कैसा शासक था, अफगान शासक था। यह कैसा शासक था, अफगान शासक था। ठीक है ना। और इसने जो नींव रखी थी सूर्यवंश की, इन्होंने इसने नींव रखी थी सूर्यवंश की। और ये कहा जाता है कि मुगल वंश के बीच इसने पार्टीशन कर दिया था, मतलब हुमायूं और अकबर के बीच इसने गैप कर दिया था। ठीक है ना। हम पढ़ेंगे डिटेल में, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। आगे देखेंगे, आगे हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर। अकबर बनता है मुगल काल का शासक और एक बेहतरीन शासक के रूप में यह बैठता है। और इसके शासनकाल में बहुत सारे कार्य हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अकबर के बाद काल किसका आता है, जहांगीर का। किसका आता है, जहांगीर का। जहांगीर के बारे में भी आप लोग जानते हैं, बहुत ही खास रहा है इसका भी कार्यकाल, इसमें भी हम बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। अरे अकबर का बेटा ही था जिसको आप लोग सलीम कहते थे, क्या कहते थे, सलीम। सब लोग सलीम सलीम नाम से जानते थे। ठीक है ना। तो जहांगीर के बाद हम पढ़ेंगे शाहजहाँ को। शाहजहाँ आप लोग जानते हैं, ताजमहल के रचयिता या ताजमहल को जिसने भारत में प्रदान किया वो थे शाहजहाँ। शाहजहाँ के बारे में भी जानकारी लेनी है। शाहजहाँ के बाद हम जाएंगे औरंगजेब के पास। इसके पास औरंगजेब। औरंगजेब के बाद देखा जाए तो मुगल काल जो था वो पतन की ओर बढ़ने लगा। फिर मुगल काल किस ओर बढ़ने लगा, पतन, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। और इसके बाद मुगल वंश लगभग समाप्त होने के कगार पे आ जाता है धीरे धीरे, और यह पतन की ओर चला जाता है। ठीक है ना। मतलब मुगल वंश में उतने अच्छे शासक फिर नहीं मिलते हैं, औरंगजेब के बाद ख़त्म हो जाए। तो ये सारे चैप्टर हम कवर करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम आपको एक बार सिलेबस फिर से दिखा दे रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास में हम अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, राजपूत वंशों का भी अध्ययन करेंगे। और हम सल्तनत काल को पढ़ेंगे जो 1200 से 1526 ईस्वी में चला है, सॉरी। और इस सल्तनत काल में 5 वंश नाम याद रखेंगे हम लोग, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। कभी कभी एक क्रम पूछ लेता है तो इस क्रम को भी याद रखना है। ठीक है ना। और इसी के साथ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विजयनगर साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं, विजयनगर साम्राज्य को, जो हरिहर और बुक्का ने जिसको नींव रखा था, हम्पी इसकी क्या थी, राजधानी थी। ठीक है ना। इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपके सबसे महत्वपूर्ण रहेगा वो रहेगा मुगल वंश। मुगल वंश ही हमारे लिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें बाबर शुरुआत किया, हुमायूं के बाद शेरशाह ने कब्जा किया था जो अलग शासक था, अफगान शासक। फिर अकबर आता है, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद ही मुगल वंश का पतन लगभग शुरू हो जाता है। इसका पतन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो हमें इन्हीं सब का अध्ययन करना है अपने सिलेबस में। तो ये वीडियो आज ज़्यादा बड़ा तो नहीं, बस एक सिलेबस आपको दिखाया हूँ। और हम इसको ताबड़तोड़ कल से शुरुआत करेंगे। कल से हम इसकी शुरुआत करेंगे कि हाँ, कि क्या है मध्यकालीन इतिहास। ठीक है ना। तो अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभ प्राप्त करेंगे। और मेरे वीडियो को आप प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और लाइक्स करिए और अपने कमेंट भी दीजिएगा। ठीक है ना। शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आशा क्लासेस डीएम, धन्यवाद। आप सभी का शुभ रात्रि।